हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होगे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का डीआरडीओ एमटीएस का नया लेक्चर। ये आज हमारा पॉलिटी का लास्ट लेक्चर होगा। हमने पॉलिटी बहुत दिनों तक करी, बहुत अच्छे से करी। इसके बाद हम सारे जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन के टॉपिक्स हैं उन्हें करेंगे, जिससे आपके स्टैटिक क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाए। और छोटे छोटे टॉपिक करके हम बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ निपटा देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए आइए। ये डीआरडी एमटीएस का कोर्स ऐसे लेके आता हूँ मैं प्रणव दत्ता आपके लिए हर रोज सुबह हर रोज शाम को 7:30 बजे आपके अपने चैनल वाईफाई से डिफेंस में। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप अन अकेडमी में सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आपको कोई छोटा भाई बहन जो क्लास 9 to 12 है उसे सब्सक्राइब कराना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसे प्रणव टाइम का कोड देना है, जिससे वो 99 रुपये में 1 महीने के लिए पढ़ पाएगा। और अन अकेडमी पे अगर आप कुछ सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जिससे बहुत फ़ायदा होगा आपको अगर आप लेंगे, क्योंकि मेरा खुद का कोर्स चल रहा है करंट अफेयर्स का। अक्टूबर टू मार्च मैंने बहुत उससे अच्छे में करवाया। आप उसके रिकॉर्डेड सेशन सभी भी देख सकते हैं और अपने 6 महीने के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं बता दूं, 6, 12, 24 महीने के लिए नो ईएमआई। ओके, ये एक बहुत बड़ी बात है। और 1-on-1 सेशंस होते हैं, आप टीचर से कोई भी डाउट पूछ सकते हो। लाइव टेस्ट होते हैं, क्विजेज होती हैं, पीडीएफ आपको हाथों हाथ मिलेगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस होंगे और आपको लाइव चैट का फीचर भी मिलता है। 360 रुपये पर मंथ में आप रुपए दे के आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपना सपना साकार कर सकते हैं। प्रणव टाइम का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ज़रूर इसको देखें। और दूसरी चीज़, लाइव टेस्ट चैनल पे आइए। मैं मंडे टू थर्सडे पे बहुत अच्छे टेस्ट लेता हूँ, आप आइए ज़रूर और अपना टेस्ट दीजिए। और दूसरी चीज़, डिफेंस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आप अपने डिफेंस के जर्नी में एक और स्टेप आगे ले लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपका हम कर लें, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, तो आज हम पढ़ेंगे आपका लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक है। आर्टिकल 343 कहता है 343 की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी एक यूनियन की, अपने केंद्र की, वो क्या होगी? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अक्सर पूछा जाता है ये कैसी लैंग्वेज होगी, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी इन देवबंदी स्क्रिप्ट, ये पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है क्या, कि हिंदी तो है, साथ साथ उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट भी है। देवनागरी स्क्रिप्ट भी है आपकी हिंदी के साथ साथ। आर्टिकल 345 का कहता है कि एक स्टेट लैंग्वेज होगी, जो हर एक राज्य होगा उसकी एक स्टेट लैंग्वेज होगी, जो या तो हिंदी हो सकती है या अन्यों की भाषा हो सकती है, जैसे वेस्ट बंगाल की बंगाली, महाराष्ट्र की मराठी, तमिलनाडु की तमिल, ऐसे। या तो इंग्लिश होगी अगर आपको स्पेसिफाई नहीं करते, या तो आपको स्पेसिफाई करना है हिंदी की, हिंदी हमारी राज्य भाषा है, या आप कहेंगे तमिल हमारी राज्य भाषा है, या अगर को आपको स्पेसिफाई नहीं करते तो संविधान के तहत आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपके स्टेट की क्या हो जाएगी, वो इंग्लिश। दूसरा, आर्टिकल 348 का कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो आपका लैंग्वेज यूज़ होगा, जबकि लैंग्वेज यूज़ होगी, वो क्या होगी? आपकी इंग्लिश। सारा बिजनेस कंडक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ भी लिखने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी? आपकी इंग्लिश ही यूज़ होगी। कहाँ पे? आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 348, 345 और 343 हमने पढ़ा। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 345 स्टेट लैंग्वेज और आर्टिकल 348 आपका लैंग्वेज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, और इस पर क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप 4 साल लगा के जरूर याद रखना। अगला, इमरजेंसी प्रोविजन से मैं तो कितनी बार बता चुका हूँ। आर्टिकल 352 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी। ओके। आर्टिकल 356 कहता है स्टेट इमरजेंसी, अभी लगी थी महाराष्ट्र में। और आर्टिकल 360 कहता है क्या? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी भी नहीं लगी। ये तीनों इमरजेंसीज बोलता कौन है? सबसे पहली बात, नेशनल तो आपका प्रेसिडेंट बोलता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे सारी आपके प्रेसिडेंट ही बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे COM। ओके। प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेट करता है उसके कहने पे आपका प्रेसिडेंट ही बोलता है आपकी कौन सी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? एक होता है आपका आर्टिकल 368। इसके ऊपर आपको संडे को शायद से वीडियो मिल जाएगी, मैं लेके आने वाला हूँ कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है आर्टिकल 368 के अंदर, और क्या क्या कौन कौन कर सकता है। पहली बात, जैसे कोई भी मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर कोई भी दे सकता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब जो मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ MP है, उसे हम क्या कहते हैं? आपके प्राइवेट मेंबर। मिनिस्टर या कोई भी प्राइवेट मेंबर आपका 368 के तहत संविधान में चेंज करने के लिए बोल सकता है। राष्ट्रपति से कोई भी इन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, नो प्रायर परमिशन। आप राष्ट्रपति से बिल पूछे, बिल लेके आ सकते हैं अपने एंड से। तीसरी चीज, ये सिर्फ पार्लियामेंट में हो सकता है, नो स्टेट, तो स्टेट में नहीं होगा, ये सिर्फ आपका पार्लियामेंट में हो सकता है, ये सिर्फ आपका पार्लियामेंट में होगा। अगला, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ये क्या लिखे हैं आपके स्टेप्स, कि स्टेप्स क्या क्या है।
लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक हाउस में आपका इंट्रोड्यूस होगा, वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद दूसरा हाउस में जाएगा जिसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, सेकेंड हाउस में, और उसके बाद आपका सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा दस्तखत होने के लिए। अब इस स्टेज में क्या होगा, कोई डेडलॉक नहीं हो सकता। अगर एक हाउस में पास करते हो तो आपको भी पास करना है, कोई डेडलॉक नहीं हो सकता कि हम पास नहीं कर, हम पास नहीं कर। दूसरा, कोई भी जॉइंट सेटिंग नहीं होगी। ओके, जॉइंट सेटिंग को भी मैंने आपको बताया है ना कितनी बार, क्या होती है जॉइंट सेटिंग, फिर से मैं बता देता हूँ। बुलाता है प्रेसिडेंट, प्रेसाइड करता है स्पीकर, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट बट प्रेसाइडेड बाय द स्पीकर। अगला, पास इन लेजिस्लेचर कैसे होगा, कि या तो अगर आउटसाइड की, मतलब कौन से टाइप की आपको मेजोरिटी चाहिए। अगर 368 के बाहर है, अगर 368 के तहत नहीं हो रहा चेंज, तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अगर 368 के अंदर हो रहा है तो दो केसेस होते हैं। एक होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब पूरे हाउस के 2/3 सदस्य प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उसमें भी आपको 50% चाहिए होती है। दूसरा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट्स, मतलब स्पेशल मेजोरिटी तो है प्लस जो आधे आपके राज्य हैं उनके लेजिस्लेचर के भी पासिंग चाहिए होती है। तो ये क्या है सारा, ये आपको एक स्पेशल आर्टिकल, एक स्पेशल सेशन में पता लग जाएगा, पहले आपको बता दिया जाएगा। ये क्या होता है आपका पास्ड इन लेजिस्लेचर, पास्ड इन लेजिस्लेचर। अगला, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी होती है ये हमें पढ़ना है। एक होती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक होती है आपकी अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल, दूसरी होती है आपकी कैग या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फिर आती है आपकी यूपीएससी, फिर आती है आपकी स्टेट पीएससी, आपकी आती है फिर फाइनेंशियल कमीशन, फिर आती है आपकी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, और फिर आता है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी। आपके लेवल पे सिर्फ इतना जानना जरूरी है और या तो कोई ज़रूरी नहीं है। और इसका आर्टिकल होता है 324 इलेक्शन कमीशन का, इसका होता है 76 अटॉर्नी जनरल का, ठीक है, और कैग का होता है 148, यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों को मिला के होता है 315 से 323, फाइनेंस कमीशन का होता है 280, इसका होता है 338 ए और 338 बी। ओके, 324 हो गया। ओके, उसके बाद 315 से 323, 338 से 338 बी। अरे अच्छा, इनका तो रह गया ना। ओके, 2 मिनट, इनका तो रह ही गया। ये 165 है, ये आपका 165 है। एडवोकेट जनरल आपका आर्टिकल 135, डायरेक्ट बस आपका आर्टिकल याद रखने और कुछ नहीं। और इसका क्या होगा 350 बी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसका क्या मतलब है, आपकी मान लीजिए मैं कोई ऐसी भाषा बोलता हूँ जो बहुत कम लोग बोलते हैं, तो हम एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गए, हम बहुत कम लोग इस भाषा को बोलते हैं, तो उसको बचाने के लिए आपके जो सरकार है उसने क्या बनाया आपके लिए एक और नया ऑफिस बनाया, जैसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओके, ये हो गया आपका। ये आपको इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप एनडीए पढ़ते हो तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसमें मैंने पढ़ा है अच्छे से। ओके, फिर आती है आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक मैं आपको इसमें बता देता हूँ एक सिंपल चीज, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, और एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है क्या आपकी, जिसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी हुई सरकार की। एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर सीधा उसने क्रिएट करो, और सीधा प्रेसिडेंट के दस्तखत तो हैं, उसके ऊपर कोई भी एक्ट पास ना करवाइए, तो वो क्या होगी आपकी एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी हुई, जैसे आपकी नीति आयोग होगी। दूसरा आपका होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी एक्ट के तहत बनी हो, एक्ट के तहत। ओके, मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन, जैसा आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो आपके प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत बनी थी, तो इसलिए। ओके, नीति आयोग आपकी मैं ऐसे लिख देता हूँ, नीति आयोग आपकी ई मतलब एग्जीक्यूटिव, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, पीएम, इसके चेयरमैन कौन है, पीएम। 2 मिनट, पीएम आपका चेयरमैन। ये स्टैट्यूटरी है, ये भी स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी एंड स्टैट्यूटरी। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अभी लास्ट स्लाइड में देखेंगे, जो आपके पेपर में जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस 1000% हो जाते हैं, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं।
ये सारे ऐसे आपके लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके लेवल पे इतना आएगा नहीं। मेन आती है आपकी लोकपाल और लोकायुक्ता। लोकपाल और लोकायुक्ता के बारे में बहुत आ सकते हैं। ये पहली बात, लोकपाल एक्ट 2013 के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी की हमें आपको याद रखना है। मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें चेयरमैन प्लस 8 सदस्य होंगे। दूसरी चीज़, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो कि आपका 1966 में आया था, उसने बोला हाँ हमारे को एक लोकपाल चाहिए। सेकंड एआरसी जो 2002 में बनाया गया था, जो जिसकी रिपोर्ट 2005 में आई थी, जिन्हें हेड कर रहे थे कौन, आपके वीरप्पा मौली जी, उन्होंने भी कहा हाँ हमारे को एक लोकपाल चाहिए। ठीक है। फिर आखिरकार हमारा लोकपाल आता है कब, हमारा 2019 में। इसके चेयरमैन के लिए क्या होना चाहिए, या तो 70 साल तक होने चाहिए इनकी उम्र, या इनको 5 साल का ही टेन्योर मिलेगा, कार्यकाल इनका 5 साल का, या जब तक ये 70 साल के नहीं हो जाते हैं। और अभी हमारे कौन है लोकपाल, पिनाकी चंद्र घोष। अगली चीज, जो कमेटी जो प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करेगी वो कौन कौन होती है, उसमें आता है सबसे पहले आपका पीएम, आपके प्रधानमंत्री। लोकसभा के स्पीकर अभी कौन है, ओम बिरला जी। फिर आता है आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के। देखिए अब हमारे पास की लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके पास हाउस के टोटल सीट के 10% सीटें होने चाहिए, 55 किसी के पास भी नहीं है। तो जो हाईएस्ट पार्टी होगी जिसके पास सेकंड सीट से हाईएस्ट, वो क्या आपकी कांग्रेस। तो कांग्रेस इस टाइम पे आपकी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह इस मीटिंग में बैठती है। और आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारणवश नहीं आ सकते तो सिटिंग जज, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके नॉमिनेट करेंगे कि हाँ मेरे बदले ये जाएगा। तो कौन कौन, प्रधानमंत्री, लोकसभा की स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, या लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, और उसके बाद आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सिटिंग जज नॉमिनेटेड बाय होम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो फिर आपको नाम रिकमेंड करेंगे किसे, प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो अभी कौन है हमारे, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष हमारे कौन है अभी इस टाइम पे, लोकपाल। तो देखिए इसी के साथ हमने आपका जो पॉलिटी में जितना मेरे ख्याल से आपको पढ़ाना चाहिए था वो मैंने पूरा पढ़ा दिया। जिस चीज़ पे मेरे को टाइम दे के पढ़ाना चाहिए तो मैंने उस चीज़ पे टाइम दे के पढ़ाया। ठीक है। और मेरे को बहुत मज़ा आया आप लोगों को पढ़ाने में। आप लोगों को नहीं पता, लेकिन ट्रस्ट मी मेरे को बहुत मज़ा आया अच्छे से पढ़ाने में आपको पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट हम फिर से अपने छोटे छोटे रैंडम टॉपिक्स पे आ जाएंगे। जैसे बताऊं अगर आपको, ओके हमारे ये हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिर हम आपके करंट इवेंट, बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हिस्ट्री, ये इन सब पे आ जाएंगे। कल्चर, एब्रीविएशन, जनरल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक सीन, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स, हम इस पर आ जाएंगे, जिससे हमारे जल्दी जल्दी ये छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं जल्दी जल्दी। ओके। फिर ज्योग्राफी भी हमें करनी है नेक्स्ट। मैं सोच रहा हूँ कि मिक्सअप बहुत कराऊँ। और फ्राइडे को आपसे यही होगा कि मंडे टू थर्सडे मैं पढ़ाऊँगा, फ्राइडे को आपका कोशिश करूँगा कि लाइव आके टेस्ट लूँ, जिससे आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ओके। तो चलिए अब आज के लिए 10 क्वेश्चन, पहले कल के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल के क्वेश्चन क्या थे उसका डिस्कस करके फिर आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, फिर आपका लेक्चर यहीं पर आप करेंगे। टेन्योर ऑफ यूपीएससी चेयरमैन, 65 साल की उम्र या फिर 6 साल। नेशनल कमीशन फॉर एससीज अंडर 338। आर्टिकल 123 आपके प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पावर। आर्टिकल 76 आपका अटॉर्नी जनरल। और आर्टिकल 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके। हाँ स्लाइड्स हैं। क्वेश्चन आपका सबसे पहले, प्रेजेंट लोकपाल। अगला ट्रू और फॉल्स बताना है। इज सीवीसी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगला, नीति आयोग, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है। नीति आयोग इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ट्रू और फॉल्स। अगला क्वेश्चन नंबर 4, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज लैंग्वेज of the state
इज अंडर विच आर्टिकल, आपको मेरे को ये बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 51A क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, फाइनेंस कमीशन is under which आर्टिकल? फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंडर है? क्वेश्चन नंबर 8, फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन is headed by whom? क्वेश्चन नंबर 9, who is the head of council of ministers? ओके, अगला, कैन वन गवर्नर exist for 2 or more states? ट्रू या ट्रू या फॉल्स, बताइए। ओके, तो ये आपके 10 क्वेश्चन है। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। प्रेजेंट लोकपाल कौन है? सीबीसी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आपको मेरे को दोनों में ट्रू फॉल्स बताना है। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या है? लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कौन सा अनुच्छेद के अंडर है? आर्टिकल 51A क्या कहता है? फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंडर है? 15वीं फाइनेंस कमीशन कौन हेड कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है? क्या एक गवर्नर 2 या 2 से राज्यों में हो सकता है? आपको मेरे को ये बताना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? मंडे को सारे आंसर डिस्कस करूंगा, वरना आप मेरे को कमेंट पे तो लिख के बता ही सकते हैं। आई होप आपको सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। तो ऐसे ही बने रहिए, ऐसे जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको और भी अच्छे से करवाने के लिए, ताकि आपका DRDO MTS का जो सपना है वो पूरा हो जाए और आप अच्छे से अपनी नौकरी पा सकें। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सैल्यूट टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।